अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर फ़र्रुख नदीम कोरल ड्रा के एक नए सेशन के साथ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अभी जो कोरल ड्रा स्टार्ट होने जा रहा है वो बेसिकली प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से रेलिवेंट होगा और ऐसे लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल न्यू इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और कुछ अर्न करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही अर्निंग की बात होगी तो फिर हमें स्पेसिफिक किसी जॉब पे जाना होगा, किसी काम पे जाना होगा, कमांड्स नहीं पड़ेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने मुख्तलिफ लोगो रखे हुए हैं और इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में और देखेंगे कि लोगो एक्चुअली क्या होता है। अमूमन आपने सुना होगा मोनोग्राम। मोनोग्राम और लोगो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो तज़किरा होता है वो लोगो का होता है। आप अक्सर देखते होंगे लोगो डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोगो डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया में भी इसकी डिमांड हो रही होती है और स्पेशली फ्रीलांसिंग पे जब हम फ्रीलांसिंग पे जाएँगे तो वहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा काम है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है लोगो डिज़ाइनिंग। तो लोगो डिज़ाइनिंग में एक्चुअली क्या है, मोनोग्राम क्या है, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम फिर आगे थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो एक अलहदा बात है कि अब ये मर्ज होके लोगो ही आम तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोनोग्राम क्या है? मोनोग्राम से पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। एक्चुअली मोनोग्राम और लोगो एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी कंपनी की, किसी ब्रांड की या किसी अदारे की। वो किस तरह से हो सकती है? जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टोयोटा का मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा है या मोनोग्राम और लोगो। बिल्कुल, ये वाला जो ऊपर पोर्शन है ये एक सिंबल है, एक हमने एक साइन रखा हुआ है जो हम जब भी देखते हैं हमें बता देता है ये टोयोटा का है। इसी तरह से नीचे प्रॉपर टोयोटा लिखा गया है। अच्छा, अब इनको दोनों को अगर मैं 2 हिस्सों में करूँ तो ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये वाला इसका कहलाएगा लोगो और जो नीचे उसके टोयोटा लिखा हुआ है, टोयोटा कहलाएगा इसका मोनोग्राम। तो इस तरह से ये 2 हमारे पास पोर्शन है। अमूमन आप देखें कहीं पे सिर्फ इतना साइन लगा होता है, साथ टोयोटा नहीं लिखा होता। जब टोयोटा लिखा हुआ सामने आएगा तो ये मोनोग्राम हो गया और ये जो खाली साइन यूज़ होगा ये उसका लोगो होगा। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे ब्लेंडर ये एक हमारा 3D सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो आप देखें अगर कहीं पे सिर्फ इतना वाला साइन लगा होगा तो हम फ़ौरन पहचान जाएँगे कि ये ब्लेंडर है। अब ये ब्लेंडर जो है ये एक डिज़ाइन टूल है और जो लोग इस फ़ील्ड के हैं वो फ़ौरन इस लोगो से उसको पहचानते हैं। और ये उसके साथ ब्लेंडर है, जब हम उसको ब्लेंडर की स्पेलिंग और पूरा नाम लिखा हुआ देखेंगे तो फिर ये उसका मोनोग्राम बनेगा। इसी तरह से ये एक साइन है जो बहुत ही फ़ेमस साइन है टेस्ला। जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक कार जो टेस्ला कंपनी है, ये उसका लोगो है। अब ये मोनोग्राम नहीं है। ये बहुत फ़ेमस साइन है, आप देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। देखें तो डी पढ़ा जा रहा है, देखें तो ये एक म्यूज़िकल सिंबल भी लग रहा है। तो ये एक लोगो है, ये मोनोग्राम नहीं है। फ़ेसबुक के ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये एक मोनो है, जबकि ये एक लोगो है। यानी अगर मैं इस इतने पोर्शन की बात करूँ तो ये फ़ेसबुक का लोगो है, जबकि ये फ़ेसबुक का मोनोग्राम है। तो इस तरह से अगर मैं ओवरऑल इनको सामने रखते हुए बड़े सादे लफ्ज़ों में इसको बयान करूँ तो जहाँ पे कोई सिंबल बना हो, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना हो जो किसी कंपनी के टाइटल के साथ यूज़ हो रहा हो, जैसे उसके ब्रोशर्स, उसके वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया कैम्पेन्स, उसके लेटर हेड, उसके विज़िटिंग कार्ड, किसी भी चीज़ पे जो स्पेसिफ़िक एक साइन लगा होता है, जिसे देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये फलाँ कंपनी का है, तो वो लोगो कहलाता है। अगर मैंने लिख दिया टोयोटा या ब्लेंडर या फ़ेसबुक तो ये तो क्लियरली बोल के बता रहा है कि मैं फलाँ कंपनी के लिए हूँ, तो वो मोनोग्राम कहलाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर ही है। अब वो मोनो है या लोगो है, आपको उस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात आ चुकी है। अच्छा, जब हम लोगो की बात करेंगे तो लोगो एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहली बात तो उसमें ये आ जाती है कि लोगो एक आइडेंटिटी है। आप फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी बना रहे हैं तो अब कंपनी का जो लोगो है वो कुछ भी रख लें, चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें उसके लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं। अब वो लॉजिक्स क्या हैं? मैं उसके ऊपर अगर बात करूँ तो लॉजिक्स जो हैं
वो आपके डिज़ाइन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि आपकी डिज़ाइन स्किल्स, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी एक लाइन के अंदर क्या समझा रहे हैं, एक लाइन के अंदर आप क्या बता रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर बात करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ें यहाँ से रिमूव की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आज डिस्कस करूँगा ये जो हमारे पास टिकटॉक है, मैं सिर्फ़ इसकी बात करूँगा। मैंने बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव की, तो जैसे ही अभी हमारे पास देखें टिकटॉक का लोगो मौजूद है। अब टिकटॉक का लोगो क्या कह रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखें इसके अंदर 3 कलर यूज़ हुए हुए हैं। यानी ये इनको थोड़ा-सा मैं साइड पे करता हूँ। ये मैंने पिक्चर्स एक साइड पे कर दी। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इस लोगो की बात कर रहे हैं। देखिए, ये वाला लोगो क्या नज़र आ रहा है? इसको देखें तो एक भी नज़र आ रहा है। अगर इधर से देखें तो पूरा डी बन रहा है। ओवरऑल देखें तो एक म्यूज़िकल सिंबल बन रहा है। तो इसके ऊपर ये 3 कलर यूज़ हुए हुए हैं। रेड है, सियान एंड ब्लैक कलर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर इसके डिज़ाइन के हवाले से देखें तो ये सिर्फ़ 2 आपको लग रहे हैं। कभी ये 3 लग रहे हैं, क्योंकि 3 कलर्स हैं, 3 लग रहे हैं, तो ये सब क्या है? अच्छा, आप अगर मज़ीद इस पे गौर करें, मेरा ख़्याल है कि शायद आप लोगों ने कभी इस तरह से इस पे गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज इस पे गौर करें। अब आप एक डिज़ाइनर हैं या डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो की डिज़ाइनिंग के अंदर उसके प्रॉपर एक स्टोरी मौजूद होती है, उसके लॉजिक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मैं करूँगा कि टिकटॉक एक्चुअली क्या है? टिकटॉक जो है वो एक म्यूज़िकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर म्यूज़िक प्ले हो रहे होते हैं, जिसके अंदर लोग परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी अंदाज़ में। तो वो जो परफ़ॉर्मेंस है एक्चुअली वो बेस किस पे कर रही है? म्यूज़िक पे बेस कर रही है। चूँकि ये एक चाइनीज़ कंपनी की एप्लीकेशन है और इसके पीछे जो कंपनी है, वो एक चाइनीज़ कंपनी, एक म्यूज़िकल कंपनी है जिसने ये एप्लीकेशन बनाई या जिसने इसको ऑन किया हुआ है। अच्छा, जब मैं इसकी बात करूँ तो ये जो मोनोग्राम है, इसके अंदर एक मुकम्मल स्टोरी मौजूद है। अब वो स्टोरी क्या है? वो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप इसको देख रहे हैं और इसे देख रहे हैं कि इसके कलर जो है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे ना ब्लर हुए हुए हैं या हिले हुए कलर जैसे होता है ना। अगर आप प्रिंट मीडिया को समझते हैं तो आपकी फ़ौरन तवज्जो जाएगी कि ऐसे जैसे इसके कलर हिले हुए हैं। अच्छा, मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि इसके पीछे जो थीम है, टिकटॉक तो मतलब एक नाम है, वो आप लोग उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसके पीछे एक थीम है, चाइनीज़ एक वर्ड है जिसको हम अगर अपनी ज़ुबान में बोलने की कोशिश करें, तो वो है डोइन। अब डोइन जो है DOUYIN के साथ है, डोइन। मैं यहाँ पे उसके स्पेलिंग भी लिखता हूँ, आप भी इसको सर्च कीजिएगा, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन नेट से भी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं तो देखिए, ये अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ तो ये चीज़ बनी। अब ये डोइन जो है इसका मतलब होता है हिलाने वाली। अच्छा, हलाने वाली साउंड भी इसको कह सकते हैं, हलाने वाली भी कह सकते हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि आप लोग पहुँच गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है, ये म्यूज़िकल एप्लीकेशन है और जब म्यूज़िक चलता है तो हर चीज़ वाइब्रेट भी करती है, प्लस हम लोग भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी भी, क्योंकि म्यूज़िक है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हर सुनने वाला भी थोड़ा-सा गुनगुना रहा होता है या अपनी बॉडी को वाइब्रेट कर रहा होता है या हिला रहा होता है। तो ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था इस एप्लीकेशन के पीछे कि इसका जो मोनोग्राम है उसको भी जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट रखा गया वो डाइन, यानी हिलाने वाली आवाज़, और फिर उसके अंदर उसको डी को यूज़ किया गया। अच्छा, अब देखें डाइन की डी यूज़ की गई और मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं, ये इस पिक्चर को गौर से देखें, ये म्यूज़िकल सिंबल्स हैं। म्यूज़िकल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, तो ये म्यूज़िकल सिंबल्स हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, डी भी यूज़ किया और इस म्यूज़िकल सिंबल को भी यूज़ किया। अब इसको जब इसकी ये शेप देखते हैं तो फ़ौरन बंदे के ज़हन में आ जाता है ये म्यूज़िक
की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसके अगर हम इसके पीछे उसके थीम को लेके जाते हैं तो डोइन मीन के हिलाने वाली, तो उसके बाद इससे भी आगे स्टोरी खत्म नहीं हुई। ये देखिए कि ये जो डी लिखा हुआ है या जो म्यूजिक सिंबल लगाया हुआ है, इसको भी हिलाया गया है। जब प्रिंटिंग में आप देखते हैं, जब कलर आपके आउट होते हैं, अमूमन आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू होता है या सीएमवाईके की, जब आप 3 या 4 कलर्स की प्रिंटिंग करते हैं, अगर आपकी प्रिंटिंग हिल जाती है तो एक कलर कहीं प्रिंट हो जाता है, एक कलर कहीं प्रिंट हो जाता है। तो वो जो चूंकि एक वक्त में 3 या 4 कलर्स ने प्रिंट होना होता है, उसके ऊपर छपाई करनी होती है, तो कई दफा अगर कोई उसमें फिटिंग में एरर आता है तो अमूमन ये कलर इस तरह से हिले होते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने ये जो टेक्स्ट या सिंबल यूज किया, इस सिंबल को भी हिला के एक ऐसी कलर स्कीम के साथ उसको इंप्रेशन दिया कि वो हिला हुआ नजर आ रहा है। तो इससे देखिए पीछे से स्टोरी क्या खुलती आ रही है कि इसको डी यूज किया गया फॉर ड्राइंग, और उसके बाद फिर उसको म्यूजिकल सिंबल के साथ, ये म्यूजिकल सिंबल के साथ उसको बनाया गया, म्यूजिकल सिंबल के साथ इसको इस ये टच दिया गया ताकि हिलने वाला म्यूजिक और फिर उसके जो इंप्रेशंस है उसके कलर्स को भी आउट किया गया, ये और एक रेड एंड ब्लैक के हिले हुए कलर। तो देखिए एक छोटे से सिंबल के अंदर कितनी बड़ी स्टोरी मौजूद है। तो एक्चुअली ये ये होती है डिजाइन की लैंग्वेज, डिजाइन की स्टोरी पूरी, एक इस लोगो के अंदर एक पूरी स्टोरी मौजूद है। इसी तरह से अब जब भी किसी कंपनी का लोगो देखेंगे, उसके अंदर लाजम लाजम कोई ना कोई स्टोरी मौजूद होती है। लेकिन कंपनी होनी चाहिए, ये मैं आम छोटी-मोटी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब कंपनी जिसको इन चीज़ों की सेंस है। बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी होगी, वो कभी भी अपना लोगो ऐसे नहीं लगाएगी। उसके पीछे एक पूरा थीम होता है, एक स्टोरी होती है पूरी, जो उस कंपनी को प्रेज़ेंट कर रही होती है, जिसकी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको टिकटॉक से दी। और ये एक सिंबल के साथ उन्होंने किस तरह से अपनी पूरी एप्लीकेशन की स्टोरी इसमें डाल दी कि हमारी एप्लीकेशन का एक्चुअली थीम क्या है। तो ये एक्चुअली एक छोटी-सी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि आपने जब भी लोगो डिज़ाइन करना है, आपने इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? क्या बनेगा? जब किसी के सामने वो सिंबल, वो लोगो रखा जाएगा, तो क्या वो खुद से उसे पढ़ लेगा? तो ये एक्चुअली आपकी स्किल्स ये होनी चाहिए कि आपकी एक लगी हुई लाइन जो है वो भी बोल के बता रही हो। आपने हर जगह पे साथ नहीं जाना, जो आप वहां पे जाके बता रहे हो जी ये मैंने जो डिजाइन बनाया है वो ये कह रहा है। दूसरे बंदे को नजर आना चाहिए, देखने वाली आंख उसको फौरन जज कर जाए कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। तो अभी हम एक बिल्कुल मुख्तसर सा लोगो जो है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप तो हमारा ट्रेसिंग से ही होगा कि हम ट्रेस करते हुए किसी लोगो को बनाएँगे। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया टोयोटा का लोगो, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लॉक करूँगा। गिन के कमांड्स हम नहीं पढ़ रहे, हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं इसे ज़ूम करते हुए स्क्रीन के करीब करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। अब ज़रा देखें इस लोगो के अंदर क्या लगा हुआ है। इसके अंदर सिंपल एलिप्स लगे हुए हैं। ये एक बाहर एलिप्स, एक उसके अंदर एलिप्स है और उसके अंदर इसी तरह से इसके अंदर एलिप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे भी सर्कुलर या आर्क या एलिप्स को यूज करते हुए ये लोगो डिजाइन किया गया है। आगाज करते हैं। ये देखिए मेरे पास एलिप्स टूल मौजूद है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इसको बनाना शुरू करूंगा। देखिए ये हमारे पास गाइडलाइन है, रूलर के ऊपर से लाइन ड्रैग करते हुए आ जाए और यहाँ से मैंने अप्रोक्सीमेटली उसके सेंटर में ये लाइन ड्रा की। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी डिजाइन पे जाएं, डिजाइन के लॉजिक्स को जरूर समझिएगा। कभी भी विदाउट लॉजिक काम ना करें, वरना आप लोगों को काम करना मुश्किल लगेगा। ये देखें मैंने अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर जो है वो एक गाइडलाइन ड्रा की वर्टिकल, एक गाइडलाइन ड्रा की हॉरिजेंटल। मैं इसको जूम करते हुए इसको मजीद स्क्रीन के करीब करता हूं तो यहाँ पे देखें, ये जब मैंने सेंटर की बात की तो ये जो एलिप्स ऊपर से दो आ रहे हैं वो देखिए उसके सेंटर से ऊपर है, यानी सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए बड़ी अहम बात होती है। मैंने आपको पहले बोला जब भी आपने कोई चीज डिजाइन करनी है तो आपने उसके लॉजिक्स को मेंटेन करना है, लॉजिक को स्टडी करके फिर आगे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लॉजिक्स की स्टडी के ऊपर हम बात करें
ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लॉजिक बना रहा हूँ वही वाले हों, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो सकता है इसमें। मैं सेंटर लाइन मैंने इसलिए ली कि मैं जैसे एलिप्स टूल लूँगा और लास्ट लेक्चर में आप ऑलरेडी शिफ्ट और कंट्रोल और इनके बिहेवियर समझ चुके हैं। मैंने यहाँ से क्लिक करना शुरू किया शिफ्ट के साथ और ये देखें मैं इसको अब यहाँ पे क्रॉस लाइन से, ये इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपके जो ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं वो कहाँ पे है। तो मुझे क्या करना होगा, स्नैप टू गाइडलाइन, कि ये जो गाइडलाइन है मुझे इनकी स्नैप चाहिए। तो ये देखिए खुद बहुत दूसरी इंटरसेक्शन पॉइंट दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने एक एलिप्स ड्रा करना शुरू किया और साथ मैंने शिफ्ट होल्ड कर लिया और इसको बाहर लेते आए। ये देखिए जैसे ही ये आगे, इसी तरह से आप अप साइड पे भी जाएंगे और बड़े आराम से और तहम्मुल से आप देखें, ये मैंने यहाँ पे किया और ये आपको एलिप्स मिल गया। अच्छा, ये मैंने जब एलिप्स ड्रॉ किया, चूंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली सेंटर लगाया था, तो हम अब उसके सेंटर को मजीद फाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक टूल पे जाएं और Z फॉर द जूम, मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया एक साइड से, ये मैंने इसके एज पे इसे यहाँ पे छोड़ा, F3 के साथ जूम आउट किया। इसी तरह से इस साइड पे देखिए ऑलरेडी हम ठीक मंजिल पे हैं। अब नीचे वाली साइड पे मैं इसके साथ इसको अटैच कराऊंगा और हमारे पास सेंटर उसका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये देखें मैंने एग्जैक्ट उसके एज पे लेके आया और शिफ्ट F2 प्रेस करके मैंने उसे जूम टू ऑब्जेक्ट किया। अब देखें एक हमारी एलिप्स जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब मैं इसके अंदर वाले एलिप्स को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो चूंकि इस साइड पे एरिया या स्पेस उसकी कम इधर से ज्यादा है, अब मैं इसका डबल बनाने की बजाय मैं इसको ड्रॉ करता हूं। तो देखिए बिल्कुल मैं यहां से अगर इसको ड्रैग करके यहां पे लेके आता हूं, इस जगह पे मैंने ये रखा, राइट क्लिक करें कॉपी लेने के लिए, उसके बाद एक साइड से ये प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करूंगा इक्वल करने के लिए। तो मैंने जैसे ही शिफ्ट को यूज किया तो आप देख रहे हैं कि ये उसकी पोजीशन आई, ये मैंने उसको यहाँ पे रखा। अब देखिए ऊपर वाला एज उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और नीचे से मैंने उसे यहाँ पे रखा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा और राइट क्लिक कर दिया ताकि उसकी कॉपी ली जा सके और किसी एक साइड से मैंने शिफ्ट होल्ड किया और यहाँ पे उसको लाके छोड़ा। अब जो ऊपर वाला फासला है वो हम इसको मैन्युअली ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये इनके बराबर बन गए। इसको थोड़ा सा मैंने बाहर खोलना है। ये देखिए अगर ये मैं इसको इसके करीब करने के लिए F2 से जूम करता हूँ या शिफ्ट F2 से मैं उसको डायरेक्ट जूम टू ऑब्जेक्ट करते हुए ये मैंने ये रखा। देखें ये लाइन भी उसके बाद पूरी हुई। अब मैंने इसे F3 प्रेस किया और यहाँ पे ले आया। अच्छा, ये तो इस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं। आगे हमने इसके इन साइड पे यहाँ पे ये जो हमने पहले बायर एलिप्स ड्रॉ किया था, इस एलिप्स को सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट के साथ इस कॉर्नर से पकड़ा और इसको यहाँ पे छोड़ा। अब देखिए चारों साइडें इक्वल उसकी रिड्यूस हो रही हैं। मैंने बॉटम से राइट क्लिक करके बॉटम के साथ उसको टच किया, कोई एक साइड टच कर ले। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने ये वाला एज इधर से किया और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला गैप आ गया। मैं इसे थोड़ा सा जूम करवाता हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने इसे जूम करवाया और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसका मतलब है कि ऊपर वो यहाँ पे आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एरिया ये भी आपस में मैच हो गया। तो इसको जूम आउट किया मैंने, माउस के साथ स्क्रॉल कर लिया, तो ये जूम आउट होने के बाद आप देखें ये जो एलिप्स हमने ड्रॉ किए वो सारे उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेस हो रहे हैं। अब ये साइड हमारे पास रह गई। इस साइड को हम बनाने के लिए देखिए मैं ये जो वर्टिकल एलिप्स लगे हुए हैं इसको बनाने के लिए मैं फिर एलिप्स का सहारा लेता हूँ और सेंटर से मैंने, अब ये देखें ये सेंटर मैंने स्टार्टअप के लिए लगाया था। अब मैं इस सेंटर को अगर देखें मूव करवा के मैं आपको एग्जैक्ट सेंटर देने की कोशिश करूं, तो इस जगह पे ये उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, तो ये यहाँ पे सेंटर आ गया। इस तरह से इसको पहले मैंने आउट किया, उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पे मैंने ला के रखा, तो ये उसका एग्जैक्ट सेंटर आ गया। अब मैं एलिप्स की कमांड लेते हुए यहाँ से सेंटर से उठाया और शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैंने ये एलिप्स ड्रॉ की। ये देखें एग्जैक्ट उसके एजेस के साथ
मैं बिठाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एग्जैक्ट उसके सेंटर में नहीं है। अब ये उसके लॉजिक्स हैं। क्या लॉजिक्स है ये, इसको डिटेल अगर आप देखें, क्योंकि अगर हम इसी पे डिस्कस करने लग गए तो फिर हमारा असल टारगेट हट जाएगा। आपको बाकी चीजें खुद एक्सप्लोर करना होगी कि क्या लॉजिक्स इसमें बने हुए हैं। देखिए ये एलिप्स उसी तरह से फिर हम इससे बाहर इसका शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट ले रहे हैं। मैंने देखें यहाँ पे उसको ये डुप्लीकेट बनाया, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा। चूंकि जब हम शिफ्ट को यूज करते हैं तो कई दफा वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, थोड़ा स्लो चल रहा होता, तो मैंने जूम करके एक साइड को मैन्युअली एडजस्ट किया। ये देखें, इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी एडजस्ट करता हूं। अब ये एडजस्टमेंट आप देखिएगा ओवरलैप होगी नीचे तक। मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रखा। अब इसका हमें विड्थ वाइज भी शायद पूरा करना होगा। मैंने यहाँ पे शिफ्ट का सारा लिया और उसकी विड्थ पूरी कर दी उसके मुताबिक। ये देखें विड्थ पूरी हुई। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना ऊपर या नीचे करना है इस स्पेस को कवर करने के लिए। तो मैंने ये रखा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम सर्कल जो हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं या एलिप्स ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम वन बाय वन इनको मर्ज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास दो सर्कल्स होते हैं, मैं देखिए इसको यहाँ से बाहर एक कॉपी रखता हूँ, आप आइडिया कर सकें कि ये बना क्या है। ये देखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आने के लिए। मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट की है और डिलीट कर दी, या इसको आप सेलेक्ट करके रोलर के ऊपर भी फेंक सकते हैं। तो देखें जी, ये वो चीजें जो अभी हम ट्रेस कर रहे थे वो हमारे सामने उसका पूरा जो वायर फ्रेम है वो यहाँ पे नजर आ गया। हमारे पास अब इनको आपस में मर्ज करना जरूरत है। देखिए अगर तो आप इन तमाम ऑब्जेक्ट को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास वेल्ड का ऑप्शन मौजूद है, वेल्ड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमें इस कमांड को यूज करने के लिए भी मैंने अंडू किया, इस कमांड को यूज करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप आना होगा। पहले इन दो कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मैं मर्ज करूंगा। अच्छा, ये जो मर्ज और वेल्ड है इनमें क्या फर्क है, मैं आपको यहाँ पे अलहदा से बता देता हूँ। ये देखें, ये दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर मैं इन दो कंपोनेंट को वेल्ड करता हूं तो ये शेप बनेगी, यानी जो ओवरलैपिंग है वो मर्ज हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और अब देखिए इनके अंदर मैंने ये कलर फिल किया हुआ है। जैसे मैं इसको वेल्ड करूंगा तो वो बॉर्डर एक रह जाएगा, अंदर जितनी भी ओवरलैपिंग है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब इसको देखते हुए यहाँ पे देखें, बॉर्डर तो बाहर ये वाला सर्कल है, इसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं जब मैं इसको वेल्ड करूंगा तो अंदर वाली उसके अंदर शामिल हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, उनका तो वजूद खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, देखें मैं अंडू कर रहा हूँ, ये वापस उसी तरह से अलग अलग दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए। अब जो हमारे पास ऑप्शन होता है ना कंबाइन का, देखिए मैं एक छोटा सा सर्कल इनके इन साइड पे लगा रहा हूँ और इसको मैंने कलर यहाँ पे ब्लू दे दिया। अब देखें मैं इन तीनों कंपोनेंट को पकड़ के यहाँ पे कंबाइन करता हूं, तो कंबाइन क्या करेगा, उनको एक कर देगा। अच्छा जी, उसने कंबाइन करते हुए क्या किया, कहा कि ये एक सॉलिड स्पेस थी या एक क्लोज शेप थी, उसके अंदर एक और क्लोज शेप पड़ी हुई थी, तो इसको अपनी आइडेंटिटी दे दी, उसको अपनी आइडेंटिटी। अब इनको जब उसने मर्ज किया तो दोनों को एक कंपोनेंट में कन्वर्ट किया तो फिर ये होल बन जाएगा। ये वाला जो होल है ये एक्चुअली उसको मर्ज कर दिया उसने उसकी आउटर शेप के साथ। अच्छा, तो ये जो आउटर शेप थी ये इनर शेप उसमें मर्ज हो गई। ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी, जब हम इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया तो देखिए उन्होंने जो ओवरलैप एरियाज थे उसको खाली कर दिया। अब इसमें हम कोई भी कलर फिल करेंगे तो वो उस एरिया में फिल होगा। इसी तरह से हमें इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आल्ट की मदद से मैंने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और इनको भी मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा या मर्ज कर दूंगा। अब साथ साथ इसमें हम कलर फिलिंग करते हैं। ये देखें इस वक्त इसका कलर ये है। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल जी, अब देखें मैंने इसमें कलर किया तो ये दोनों एक दूसरे में कलर ले लिया। मैंने जैसे इसको कंबाइन किया तो देखें अंदर वाला सर्कल बाहर वाले के साथ मर्ज हो गया, तो उसने उसको सॉलिड ये शेप दे दी। इसी तरह से ये जो दो हमारे सर्कल्स हैं मैं इनको भी कलर रेड करता हूं और आप देखिए इनर और आउटर दोनों अलग-अलग हो गए। मैंने जैसे इनको कंबाइन किया तो ये भी एक दूसरे में मर्ज हो गए। ऐसे ही बाहर वाले हैं, मैं इनको भी अगर ऐसे ही कलर करता हूं तो ये सिचुएशन है।
और इसको कंबाइन करूंगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनके एजेस मौजूद है। अगर तो मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन नन करूंगा तो फिर तो वो मोनोग्राम सेम बन गया। लेकिन जब इनको मैं या तो ग्रुप कर दूं तो ये अलग-अलग से आइडेंटिटीज मौजूद हैं। इससे क्या होगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई भी कलर भरे, ये कलर इसमें कोई और कलर करे, तो ये तो एक और आइडेंटिटी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। चूंकि हमने इसमें नेक्स्ट कोई तब्दीली नहीं करनी, ये हमारा पेटेंट डिजाइन है, तो फिर हमें इनको अलग-अलग रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इसमें अलग-अलग कलर्स की जरूरत है। तो मैंने क्या करना है, अभी मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, अब ये 3 ऑब्जेक्ट हो गए, पहले ये 6 ऑब्जेक्ट थे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ऑब्जेक्ट थे। मैंने जब इनको आपस में कंबाइन किया 2-2 के साथ, तो ये अब हमारे 6 से 3 ऑब्जेक्ट रह गए। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वेल्ड के ऑप्शन के साथ लेके आता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही इसको वेल्ड करूँगा तो आपने देखा वो तमाम आपस में मर्ज हो गए। अब इसका देखिए, इससे पहले इसका वायर फ्रेम, ये हमारे व्यू में आके वायर फ्रेम देखें तो ये इतनी लाइन्स हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं इनको यहाँ पे वेल्ड करता हूँ तो तमाम एक्स्ट्रा लाइन्स, ओवरलैपिंग, हर चीज़ खत्म हो गई और ये आपस में मर्ज हो गया। मैं व्यू में जाके इनहैंस्ड में आता हूँ। अब आप इसको जब भी सिलेक्ट करेंगे, कोई हमने ग्रुप नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये तमाम कंपोनेंट जो थे वो मर्ज होके एक बन गए और अब इसमें आप कलर जो भी देना चाहें वो दें। इसको आउटलाइन देंगे तो भी अंदर आउटलाइन नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ इसके बाहर-बाहर आउटलाइन होगी। देखिए, मैं अगर इसकी आउटलाइन को यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारी जो डिजाइनिंग थी वो एक तो बड़ी लॉजिकल है कि हमने किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं बनाया। हमने इस लोगों को देखते हुए बनाया कि एलिप्स किस तरह से इसके ऊपर लगे हुए हैं, किधर से क्या हुआ है, और लॉजिकली एलिप्स यूज हुए हैं। हाँ, एक तरीका ये है, मैं फ़र्ज़ करें इसके ऊपर से ये सारे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि लोगो हमने अलग से रख लिया। एक तरीका ये है कि कोई बंदा स्टार्ट करने जाए, देखिए अभी इसको समझाने में टाइम लगा है, बनाने में टाइम नहीं लगा। और एक बंदा है वो यहाँ पे बैठ जाए, जी ठीक है जी, मैं ये जनाब एक लाइन इधर से ड्रा करता हूँ और फिर उसके बाद उसको शेप टूल में जाके उसको कर्व करेगा और फिर उसकी कर्व को यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे लाने के बाद फिर वो कहता है जी अब इसकी मैं कर्व ठीक करूँ। यहाँ से आके फिर उसके ये हैंडल्स को यूज़ करेगा, बन तो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं इनकार करता क्योंकि ऐसे ही काम होते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो ये बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकोगे। ये देखें, ये मैंने हैंडल्स को मूव करवाया और हैंडल्स को मूव करवाने से मुझे ये शेप मिल गई। ये देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा-सा ड्रैग करूँगा तो बात वही आ गई कि इस पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ी। अब हो सकता है ये वाली साइड और वो वाली साइड दोनों आपस में मैच ही ना हो। मैं बिल्कुल इसकी भी आपको एग्ज़ाम्पल एक दूँगा अभी, क्योंकि ये जो है ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ बना है। ये आप फ्री हैंड लाइन से ट्रेस कर रहे हैं और फिर बिल्कुल ऐसी गलती ना कीजिएगा। जब भी कोई लोगो कोई चीज़ डिज़ाइन करना हो, उससे कोशिश करें सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री समझें। ज्योमेट्री समझने के बाद बहुत आसान होगा आपके लिए कि आप उसकी ज्योमेट्री को स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना शुरू करें ताकि आपको डिजाइन करने में ज्यादा टाइम ना लगे, आपके लिए डिजाइनिंग आसान हो जाए। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैंने इसकी आउटलाइन नन की तो ये देखिए टोयोटा का साइन ये बन गया। मैं इस लाइन को रिमूव करूं तो ये, तो जो मैं आपको कह रहा था अभी आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे एक जो रेक्टेंगल है वो मैं ले रहा हूँ। मैं इधर से इस जगह से मैं उसके बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से, यानी जो इसका सेंटर पॉइंट बनता है, मैं वहां से इसको लेता हूँ। ये देखें, ये है या यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बनता है। इससे आप इसको ड्रॉ करें, ये ऐसे। इसको यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया और इसके साथ मैं इसको यहाँ पे ट्रिम करवाता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको ट्रिम करवाऊंगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करके इधर करूंगा तो फिर भी वही बन गया। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये होनी चाहिए कि आपने अगर उसको मिड से ब्रेक किया, उसको आपने मिरर किया तो वो सेम चीज आ गई। जो हम ड्रॉ कर रहे थे मैनुअली, उसमें कभी भी ये चीज नहीं आ सकती। वो आपको दो अलग अलग सेगमेंट नजर आएंगे, उसमें आपको
एक जो सिमेट्री है वो कतई भी नहीं मिलेगी। जी, इसी तरह से हमारे पास ये एक लोगो और है, ये बल्कि ये तो मोनोग्राम है फेडेक्स का। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसको भी अगर हम बनाना चाहें तो ये एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, जिसकी मदद से हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली मैंने यहाँ पे यही वाले फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, यही वाला टेक्स्ट मैंने लिखना है, FED, फिर ई कैपिटल एंड एक्स, ये मैंने फेडेक्स लिखा यहाँ पे। इसको एक साइड से मैंने इस तरह से पकड़ा और इनलार्ज किया। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो हमें तलाश करना होगा। फ़ॉन्ट तलाश करना बहुत आसान होता है। आप वैसे ही इंटरनेट पे जाके वो रिक्वेस्ट कर लें गूगल से कि फेडेक्स का फ़ॉन्ट कौन-सा है। अगर ये नहीं कर सकते, फिर फ़ॉन्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं आप गूगल की मदद से। इसका इमेज डालें और वहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। जी, जैसे ही हमने ये टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट सर्च करें। फ़ॉन्ट ऑलरेडी मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, फ्यूट्रा ये मैंने इसके जैसे ही आप उसके 1-2 स्पेलिंग लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे बकिया डिटेल उसकी मिल जाएगी। जैसे ही हमने इसे सेलेक्ट किया तो फ़ॉन्ट तो वो मिला, चूँकि इसकी बहुत बड़ी फ़ैमिली है इस फ़ॉन्ट की, और मैं इसको जैसे ही यहाँ पे आके ये देखें, ये हमारे पास एक ये वाला फ्यूट्रा मौजूद है और एक ये वाला फ्यूट्रा, जो कि एक लंबी चौड़ी फ़ैमिली है इसमें। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन से वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपको सूटेबल है। लाइक मैंने यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया, और इसको आप अगर एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर भी रखना चाहें तो वो बआसानी आप उसको मैच करवा सकते हैं। मैं इसका कलर वक्ती तौर पे यहाँ पे चेंज करूँगा ताकि आप इसे समझ सकें। ये देखें, मैंने इसका कलर लाइट किया और इसकी हाइट, इसको ज़ूम कर लें, अपने स्क्रीन के करीब तरीन करें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें, और ये मैंने इसको थोड़ा-सा बड़ा किया। अच्छा, अब इसमें आप देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। जैसे मैंने ये एफ को सिर्फ़ देख लें कि एफ जो बेस है नीचे जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा छोटा था और ये उससे ऊपर जा रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, अब हम इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इतना काम किया, इतना काम करने के बाद इसको जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि इसकी पूरी फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली है, आप उसमें से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये यूज़ किया हुआ है, ये बोल्ड में आ जाता है। इसी तरह से ये उसका एक्स्ट्रा ब्लैक है, ये उससे भी बड़ा फ़ॉन्ट बनेगा। इसी तरह से इसके अंदर ये एक्स्ट्रा स्मार्ट में आ जाता है। तो ये सारे फ़ॉन्ट हैं, जो भी आप देखें इसके साथ आपको फिक्स होता है या मैच करता नज़र आता है, आप वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ कीजिएगा। और इसी तरह से ये उसके नॉर्मल में आ जाता है, ये मीडियम नॉर्मल में है, ये इटैलिक में चले जाते हैं, इटैलिक फैमिली से बाहर आके ये हमने जो अभी यूज़ किया, ये वो वाला फ़ॉन्ट है। ओके, अब इसके जो गैप्स हैं, ये जो दरमियान में गैप्स हैं, उनको एडजस्ट करना है, तो वो एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है शेप टूल का। जैसे ही मैं शेप टूल यूज़ करूँगा तो आप इस हैंडल से इनके गैप्स एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एडजस्ट किए। ये देखें, इस तरह से इनके गैप्स एडजस्ट करें। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनके गैप्स एडजस्ट ऐसे ना करें, आप इसको कन्वर्ट कर दें कर्व में। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ब्रेक फेडेक्स अपार्ट, यानी हमने इस फ़ॉन्ट को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ये मैंने इनको ब्रेक किया। अब ये तमाम फ़ॉन्ट अलग-अलग हो चुके हैं, ये देखें। और हमें क्या करना है, आप यहाँ पे व्यू में वायरफ्रेम में आ जाएँ और इनको एक-एक करके हमने अलाइन करना है। देखिए, मैं इसके नीचे एक अलाइनमेंट के लिए लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ये लाइन ड्रा की। एक अलाइनमेंट के लिए मैं अप साइड पे लाइन ड्रा कर रहा हूँ, मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रही है तमाम फ़ॉन्ट जो है इसके साथ अलाइन्ड है। इसी तरह से मैंने एक ये लाइन ड्रा की ताकि इनको इसके साथ अलाइन कर सकूँ। लेकिन नीचे जो है वो ये थोड़ा-सा फ़ॉन्ट नीचे है और एक्स उससे थोड़ा-सा इस लाइन से नीचे आ रहा है। तो ये ख़ैर चीज़ें थोड़ा वेरी कर रही होती हैं, जब लोगो डिज़ाइन किए जाते हैं थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। हो सकता है उन्होंने फ़ॉन्ट इसका स्पेशल रखा हो, कुछ भी। तो हमें अपनी स्टडी के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो हम इनको अपने तरीके से देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने इस फ़ॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया, या इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं इसके एग्ज़ैक्ट बॉटम पे रख रहा हूँ, और इधर से देखिए वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अलाइन हो गया। थोड़ा बहुत फ़र्क है, नो प्रॉब्लम। अभी हम आगे चलें। इसी तरह से ये ई को आपने यहाँ से उठाया और इसके साथ यहाँ पे रखा, और नीचे से देखिए उसने से बॉटम कर दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये
हमें थोड़ी मैच करवानी होगी। यहाँ पे इसका जो फ़र्क आ रहा है, मैंने आपको पहले बोला फ़ॉन्ट का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उनका फ़ॉन्ट कुछ और हो सकता है। अब हमने क्या करना है, अब वन बाय वन चीज़ें देखिएगा। मैं सबसे पहले एफ पे आऊँगा, यहाँ पे आके इसे मैं कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ। ये देखें ऑब्जेक्ट में आके ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टू कर्व। कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है, मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया और शेप टूल की मदद से ये देखें मैंने ये वाले दो नोड सेलेक्ट किए, एरो की से इनको क्रीप करें या फिर आप माउस से क्रीप कर दें। इसी तरह से मैंने ये चारों नोड सेलेक्ट किए, एरो की से इनको मैंने ऊपर इसके साथ अलाइन किया, ये अलाइनमेंट हो गई। फिर मैंने इधर से ये दो नोड सेलेक्ट किया और इनको यहाँ पे अलाइन कर दिया। तो इस तरह से ये एफ हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं ई की बात करता हूं तो ये देखें ई को मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू के साथ मैंने इसको ये कन्वर्ट टू कर्व किया। बॉटम लाइन उसकी मैचिंग में है, यहां से मैं उसे पकड़ के थोड़ा सा छोटा करता हूं तो ये देखें इसके साथ ये मैच हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके साथ इसकी मैचिंग हुई। ये जो इसके इनर साइड पे ये ई का जो इंटरनल ज्योमेट्री है उसको शेप टूल की मदद से मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से तमाम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है स्केल का। ये देखें स्ट्रेच, ये यहाँ पे आप इसको एक साइड से मैंने इधर किया, इसी तरह से यहाँ से भी इसको थोड़ा सा छोटा किया, ये आ गया। ये देखें इस तरह से। अब आप ये दो एजेस पकड़ के इनको हल्का सा मूव करवा लें अप साइड पे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ मैच कर जाएगा। इसी तरह से आप ये जो बॉटम पे शेप है उसको भी आप अलाइन कर सकते हैं। मैं इसको अलाइन करने के लिए देखें मैंने यहाँ से इन चार नोड्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्रेचर स्केल को लिया और इनको मैंने यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस करवा दिया, ये आ गया यहाँ पे। बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। इधर से अब ये वाले मैंने ऐसे सेलेक्ट किए, ऊपर वाला भी नोट इसमें लिया और इसको स्ट्रेच एंड स्केल पे लेके गए और इसको भी मैंने ये सेट किया यहाँ पे। अब देखिए ये उसकी गुलाई इसके साथ मैच कर गई। थोड़ा बहुत जो फर्क है वो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से स्ट्रेच एंड स्केल यूज किया और इधर से मैंने इसको मजीद क्लोज किया। तो इस तरह से ये शेप बनी। अब मैं इस एज को वैसे ही उठा लेता हूँ और इसके साथ मैच कर देता हूँ ये, और इसको मैंने इसके साथ ये मैच किया। ये देखें इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे कर दें, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर कर दें। जूम करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इतनी बारीकी में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रखा तो ये ई भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे डी के ऊपर अगर बात करता हूँ तो डी अभी देखिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बता रही हैं जी फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट में आके कन्वर्ट टू कर्व करूंगा तो इसकी वो प्रॉपर्टीज रिमूव हो गई और यहाँ से इसको भी हम लोग ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये देखिए मैंने एक साइड पे उसको ये अलाइन किया। अब थोड़ा सा यहाँ से उसको साइज छोटा करते हैं, वो खुद ब खुद उसके साथ अलाइन हो रहा है। ये देखें हमने ये किया और चीज़ें ऑलमोस्ट अलाइन हो गई। इसको थोड़ा सा एक साइड से मैंने ये ड्रैग करके यहाँ पे रखा। अब आप बाकी जो इसके फीचर्स हैं उनको बआसानी मैनेज कर सकते हैं। शेप टूल लें, शेप टूल के साथ ये हमने अंदर वाली ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया, स्केल करूंगा मैं यहाँ से एक साइड से मैंने। अब चूंकि हम लोग कस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो कस्टम डिजाइन में सब कुछ आप कर सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा आउट करें, अगर वहां पे नहीं रुक रहा तो मैंने यहाँ पे ला कर रखा। तो ये देखें ये ज्योमेट्री भी इसके साथ एडजस्ट हो गई। इसी तरह से ये वाले जो उसके पॉइंट्स हैं, ये चूंकि ऊपर से लाइन सीधी आ रही है तो मैं इसको उसके साथ थोड़ा सा सीधा करता हूँ, ये सीधा किया। अच्छा अगर ये प्रॉब्लम करें तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको लाके यहाँ पे रखा। अच्छा ये जो इसके साथ हैंडल्स हैं, आप इन हैंडल्स की मदद से भी इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से शिफ्ट को होल्ड रखें और ड्रैग कर दें थोड़ा सा इसके ऊपर ताकि ये सीधा मूव हो। उसके बाद ये देखें उनकी पोजीशन यहाँ पे बनती जा रही है। इसको भी मैंने थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे लिया और इन दो नोड को सिलेक्ट करके मैंने अप साइड पे बैलेंस किया उसका। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे इस जगह पे सेट किया और इसकी कर्व्स को अब आप मैनेज कर सकते हैं बआसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इनकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह हमारे आगे लेक्चर्स चलेंगे, उनमें हम मज़ीद इसको डिटेल के साथ भी देखेंगे कि हम अगर ये जैसे इसके हैंडल्स आ रहे हैं उनकी मदद से हम चीज़ें सेट कैसे करेंगे। तो वो हमारे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगो की एक्चुअली अफादियत क्या होती है। देखें मैंने इस हैंडल को यूज़ किया, ये देखें ये लाइन भी स्ट्रेट हो गई, बस ये डी भी इसका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अब ई इसके साथ बिल्कुल हम रखेंगे। ई अभी तक तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कंट्रोल क्यू किया, कन्वर्ट टू कर्व किया और इसे भी यहाँ पे ले आए, करीब तरीन इसके लाके मैंने यहाँ पे जूम किया और इस एज को सिलेक्ट करते हुए इस एज के साथ मैंने ये रख दिया। चूंकि दोनों की प्रॉपर्टीज कलर की अलहदा से हैं, इस वजह से हम इनको अलहदा अलहदा ही रखेंगे। इनको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और मूव करें। ये देखें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने यहाँ पे रखा। इसी तरह से इन चारों को मैंने सिलेक्ट करके इसके करीब किया, जूम करके इजीली होगा। ये मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा। इसी तरह से ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों नोड्स मैंने सिलेक्ट किए थे, इसके बाहर इक्वल किए और फिर मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया और मूव करके यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से देखें ई भी हमारा दुरुस्त हो गया। अब एक्स की बात आई। एक्स चूंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, इसके अंदर ये गुलाइयां आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने एक्स को डिलीट कर दिया। अच्छा, साथ साथ हम इसको, ये तो वायर फ्रेम पे अभी हम काम कर रहे थे, मैं व्यू में आगे इनहेंस व्यू में लेके आता हूँ। तो अभी हमने ये जितना भी काम किया इसको मैं आउटलाइन ख़त्म करता हूँ, सॉरी फिलिंग ख़त्म करता हूँ और सिर्फ आउटलाइन पे अभी इसको मैं रख रहा हूँ। ये मैंने आउटलाइन उसको येलो कलर दे देते हैं या कोई भी दूसरा कलर, ये मैंने उसको कलर दिया। आउटलाइन को थोड़ा सा हेल्दी करते हैं ताकि आप उसको जज कर सके। ये देखें 2 पॉइंट की बजाय मैं उसे 16 पॉइंट पे लेकर था। तो ये देखें ये अभी आपके सामने शेप उसकी क्लियर हो गई। तो अभी फिलहाल मैं इनको फिलिंग नहीं कर रहा, अभी सिर्फ हम अगला जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ करने के मूड में है। तो वायर फ्रेम में आके मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब हमने एक्स ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैंने इसीलिए उसको डिलीट करके ये बनाने को, ये देखिए मैं यहाँ से लेके अगले एज तक मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। ऊपर से देखें ये दोनों एज ऊपर से मैंने दोनों एजेस के साथ मिला दिए। उसके बाद सिलेक्ट टूल की मदद से इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इस जगह से इसको मैं पकड़ते हुए स्क्यू कर रहा हूँ। ये देखें एग्जैक्ट शेप उसके ऊपर बनी और मेरे पास इसको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन जो है वो उसमें 2 ऑप्शन है, बल्कि 3 है। एक ये प्लस का साइन प्रेस करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, या कंट्रोल डी प्रेस करें डुप्लीकेट हो जाएगा। देखें मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज मौजूद है डुप्लीकेट की। तो मैं कहता हूँ 0 और y भी 0, यानी जो इसको जब डुप्लीकेट बनाए कंट्रोल डी के साथ मैंने ये से कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता तो ये उतना दूर रखता है इसको। तो अभी यहाँ से मैं उसे, ये देखिए ये मेरे पास मिरर का ऑप्शन मौजूद है, हॉरिजॉन्टली मिरर। ये देखिए मैंने उसे हॉरिजॉन्टली मिरर किया तो उसने यहाँ पे ये दूसरी लेग एक्स की वो भी बना दी। तो इस तरह से ये हमारे पास फेडेक्स के पूरे स्पेलिंग जो हैं वो बन गए। मैं इसको मूव करवा के नीचे रखता हूँ ताकि अब हम इन पे काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये जो ई और डी का टॉप है वो हमने इक्वल करना है, तो हमारे पास इक्वल करने के लिए देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये, और F10 या शेप टूल सिलेक्ट करें और यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया और जूम के साथ, सॉरी इसको सिलेक्ट करके माउस से जूम करेंगे। ये माउस से मैंने जूम किया और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके इसके इक्वल कर दिया। ये देखें ये इक्वल हो गया। इस तरह से ये भी बैलेंस हुआ। अब देखें हमें क्या करना है, मैं वायर फ्रेम की बजाय इनहेंस व्यू में आता हूँ और ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इनका जो आउटलाइन है वो मैं नॉर्मल करता हूँ, हेयर लाइन पे लेके आ जाएं, ये आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इनके कलर्स को, एक तो ये चीज यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, चूंकि ये मैंने पहले टोयोटा के लोगो बनाने में आपको बात की थी कि ये फिक्स डिजाइन है, हमें ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। ये देखें मैं यहाँ पे इन 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो एक दूसरे को ओवरलैप हुए हैं उनकी ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए मैं इनको यहाँ पे वेल्ड करता हूँ। अच्छा, अब इनके अंदर भी तो कंपोनेंट पड़े हुए हैं लेकिन ये ध्यान में रखिए ये ऑलरेडी कंबाइन है। ये देखिए इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे उसे वेल्ड करवा रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ही वेल्ड किया तो जो ओवरलैप हो रहे थे इससे वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब मैं एक ही फिलिंग में इनमें कलर भर सकता हूँ। ये देखें ये कलर आ गया। कलर टोन अगर आप सेम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास आई ड्रॉपर मौजूद है। ये कलर आई ड्रॉपर से मैंने यहाँ से कलर पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब देखें कलर सेम हो गया। इसी तरह से मैं आउटलाइन इसकी रिमूव करता हूँ। इसी तरह से आगे आ जाए ई एक्स के ऊपर, तो ई एक्स में एक चीज यहाँ पे देखें, ये टॉप इनके लेवल पे हैं, तो हमें यहाँ पे इनके टॉप भी लेवल पे करने होंगे जैसे यहाँ पे हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि मैंने एक्स को भी आपस में वेल्ड करवाना है। इसमें वेल्ड करवा रहा हूँ और उसने अंदर से उसके जो ओवरलैपिंग होने वाले जो एरियाज थे या ज्योमेट्री थी उसने उसकी एडजस्ट कर दी। अब इसको मैं यहाँ पे डाउन करके इसके लेवल पे सेट कर देता हूँ। ये देखें ये किया। अब ये देखें दोनों सेम हो गए। इसी तरह से अब इन दोनों को, ये और एक्स और ई को मैंने सेलेक्ट किया और अगेन इनको मैंने वेल्ड किया तो ये एक प्रॉपर्टीज में आ गए। और इनके अंदर कलर की फिलिंग क्या करनी है, आई ड्रॉपर यूज करूंगा मैं, ये वाला कलर पिक करे और यहाँ पे ड्रॉप कर दे। इसी तरह से मैं इसकी आउटलाइन भी रिमूव करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फेडेक्स का लोगो 100% वो वाला लोगो बना या मोनो बना जो ऑलरेडी उनका बना हुआ है। इस तरह से आज जो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और इनको मैं ग्रुप करता हूं, अब इनको कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि कंबाइन करेंगे तो कलर सेम हो जाएगा। हमें 2 डिफरेंट कलर में रहना है। ये वाला कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेज 1 में कंट्रोल वी करके उसे मैं लेके आता हूँ। ये जितनी भी लाइंस हैं इनको डबल क्लिक करके इसका डायलॉग आ जाएगा और यहाँ से आप इनको रिमूव कर सकते हैं। देखें ये डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, आप 1 बाय 1 इनको डिलीट कर दें या यहाँ से भी आप इनको डायरेक्ट डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिलीट कर सकते थे। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे मोनोग्राम और लोगो को बनाया। हमारे पास टोयोटा का लोगो और फेडेक्स का मोनोग्राम बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एक लोगो डिजाइनिंग जो थी, लोगो का कॉन्सेप्ट, लोगो के अंदर जो उसकी एक पूरी स्टोरी होती है और इसी तरह से लोगो डिजाइन करने के हवाले से कौन सी चीजों को हमने ज़हन में रखना होता है, इवन इनके कलर्स तक मैंने आपको बताया, कलर्स तक अपना आप बोल रहे होते हैं। हमेशा की तरह दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई टेक्निक एक नए लोगो के साथ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिर लोगो पे ही होगा, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और ये बहुत ज़बरदस्त पैसा देने वाली फील्ड है। आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए लोगो, नई टेक्निक्स और नए टूल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।